नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कुछ प्रश्नों को लेकर चला जाएगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न में हमने विकल्प नहीं रखा है और इस तरह विकल्प ना रखने से हमारी तैयारी थोड़ा और बेहतर ढंग से हो जाएगा, दिमाग को और अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगा, है ना। विकल्प हो जाता है तो थोड़ा सा माइंड लेज़ी हो जाता है, आलसी हो जाता है, और विकल्प नहीं रहेगा तो थोड़ा सा दिमाग को बल देना पड़ेगा। और दूसरा ये कि हमारी कुछ लिखने की समस्या भी ख़त्म होगी, टाइम भी कम लगेगा और हम समझा ज़्यादा पाएंगे, है ना। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध मूर्त शिल्प श्रृंखला। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसमें कहा जा रहा है कि मूर्त शिल्प श्रृंखला, है ना। मूर्त शिल्प श्रृंखला है क्या? ये मूर्ति है ना, और श्रृंखला है क्या? श्रृंखला का नाम क्या है? इसका शीर्षक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर। गांधी जी के 3 बंदर को किस कलाकार ने निर्मित किया? तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि किस कलाकार ने निर्मित किया। तो याद रखिए, हम थोड़ा सा हिंट दें, इनका जन्म 1964 में हुआ है। इनका जन्म 1964 में है। अभी पकड़ में नहीं आया होगा तो अब पकड़ में आ जाना चाहिए। बिहार में इनका जन्म हुआ है ना। अब भी ना पकड़ में आया हो तो हम देख लेते हैं। इनकी पत्नी का नाम भारती खेर है। इनकी पत्नी का नाम भारती खेर है ना। ये बिहार में जन्म लेते हैं और इनकी पत्नी लंदन में जन्म लेती हैं। ये जन्म लेती हैं 1969 में। कहाँ पर जन्म लेती हैं? लंदन। एक लंदन की हैं और एक बिहार के हैं, है ना। ये दोनों लोग शादी करते हैं, है ना। तो अब तो पकड़ में आ जाना चाहिए। तो वो कौन से हैं? वो हैं गांधी जी के 3 बंदर के सुबोध गुप्ता। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इन पर चर्चा किया गया था। तो गांधी जी के 3 बंदर जो मूर्त शिल्प श्रृंखला है, वो किन्होंने, ये किसकी मूर्त शिल्प श्रृंखला है? तो वो सुबोध गुप्ता की है। और सुबोध गुप्ता कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। कब जन्म हुआ? 1964 में। इनकी पत्नी क्या है? भारती खेर है। इनका जन्म कहाँ होता है? लंदन में। कब होता है? 1969 में, 1969 में। और ये भी क्या है? ये भी एक इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं और ये जो है बिंदी के माध्यम से अपने चित्रों की रचना करती हैं, इंस्टॉलेशन का कार्य करती हैं, तो बिंदी के माध्यम से। और ये बर्तनमाला, सुबोध गुप्ता को क्या कहते हैं? बर्तनमाला कलाकार। यानी ये अपना इंस्टॉलेशन किस माध्यम से बनाते हैं? बर्तन से बनाते हैं। जो स्टील का बर्तन होता है, ठीक ना, जैसे भगोना हो गया, बाल्टी हो गई, कड़छुल हो गया, इन सब माध्यमों से, बर्तनों के माध्यम से, तो इसलिए इनको बर्तन वाला कलाकार भी कहा जाता है। और वो बर्तन जिस मेटल का बना होता है, वो मेटल क्या है? स्टेनलेस स्टील। वो कौन सा धातु होता है? स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील होता है ना। तो ये है। इससे पहले हम लोगों ने इन पर एक चर्चा की थी कि गांधी जी के जो 3 बंदर हैं, तो ये किसकी मूर्ति शिल्प है? सुबोध गुप्ता की है। इससे पहले हमने एक रचना की बात की थी। एक चित्र था इनका जो इम्पॉर्टेंट है, 7 समुंदर पार। 7 समुंदर पार, ये पिछली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी, तो रिवीजन भी हो जाएगा। 7 समुंदर पार किसका चित्र है? जो तेल रंग से बनाया था, तो वो भी सुबोध गुप्ता का है। सुबोध गुप्ता का एक और आर्ट वर्क बहुत फेमस है, वो जान लीजिए, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल। ये लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ पे है? ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये भी किस माध्यम में बना है? स्टेनलेस स्टील का ये भी बना हुआ है। और ये किरण नादार म्यूजियम में है। किरण नादार म्यूजियम, किरण नादार म्यूजियम में है। और ये किरण नादार म्यूजियम कहाँ में है? कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो सुबोध गुप्ता की गांधी जी के 3 बंदर, ये मूर्ति हो गई। सुबोध गुप्ता का चित्र क्या हो गया? 7 समुंदर पार, ये चित्र हो गया, इन्हीं का है। सुबोध गुप्ता का एक इंस्टॉलेशन आर्ट है जो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, वो क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये किस म्यूजियम में है? किरण नादार म्यूजियम में है। और सुबोध गुप्ता की एक और फेमस आर्ट वर्क है जो स्टेनलेस स्टील में बनी हुई है, याद करिए, तो वो है बोध वृक्ष। बोध वृक्ष। ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं और इनको कभी
एग्जाम में आ जाए तो छूटने ना पाए। बोध वृक्ष है, ये भी किससे बना हुआ है? ये भी स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। किससे बना हुआ है? स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। और ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? नगमा में है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, एन फॉर नेशनल, जी फॉर गैलरी, एम फॉर मॉडर्न, ए फॉर आर्ट। इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। ये बोध वृक्ष जो स्टेनलेस स्टील का है बनाया है, और बनाया किसने है? सुबोध गुप्ता ने बनाया है। वो कहाँ पर संग्रहित है, कहाँ पर सुरक्षित है? तो नगमा में। तो ये ढेर सारे क्वेश्चन इनके बन जाते हैं सुबोध गुप्ता के, जो इन्हीं से पूछा जाएगा अगर वो पूछेगा। या पूछेगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बर्तन वाला कलाकार किसे कहा जाता है? जन्म कहाँ कब हुआ था? 64 में। कहाँ हुआ था? बिहार में। इनकी पत्नी का नाम क्या है? भारती खेर है। भारती खेर का जन्म कहाँ हुआ था? लंदन में। कब हुआ था? 1969 में है। सुबोध गुप्ता किस माध्यम से कार्य करते हैं? तो स्टेनलेस स्टील के माध्यम से कार्य करते हैं। सुबोध गुप्ता की एक आर्ट की लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ पर संग्रहित है? तो जो किरण नादार म्यूजियम, जो कहाँ पर है? दिल्ली में है। इनकी एक आर्ट वर्क इंस्टॉलेशन आर्ट है बोध वृक्ष, कहाँ पर है? नगमा में है। ये आपका एकदम लर्न हो जाना चाहिए। अब देखिए दूसरा आते हैं प्रसिद्ध मूर्त शिल्प द लाफिंग मोनार्क। देखिएगा द लाफिंग मोनार्क, ये द लाफिंग मोनार्क किस माध्यम में है? आयरन माध्यम में है। और पूछ रहे हैं कि ये किसकी रचना है? तो पहला तो प्रश्न यही हुआ कि ये पूछा जाएगा ये रचना किसकी है और किस माध्यम में पूछा जाता है, तो वो माध्यम है आयरन। और द लाफिंग मोनार्क किसकी रचना है? तो या हम लोग याद करते हैं तो ये दिल्ली शिल्पी चक्र के ये सदस्य हैं। और दिल्ली शिल्पी चक्र जिसकी स्थापना किसने की थी? बीसी सान्याल ने की थी। और उसमें वैचारिक भूमिका यामिनी राय ने की थी। दोनों लोग आते हैं। अगर भावेश चंद्र सान्याल ना हो दिल्ली शिल्पी चक्र की संस्थापना में, तो हम दूसरी प्राथमिकता किसको देंगे? यामिनी राय को। तब यामिनी राय सही होगा। लेकिन जब तक बीसी सान्याल है तब तक दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक वही रहेंगे, और उसी के ये सदस्य थे दिल्ली शिल्पी चक्र के। तो द लाफिंग मोनार्क के कौन है? धनराज भगत द लाफिंग मोनार्क, है ना। या कभी कभी ऐसा आ जाता है कि मोनार्क श्रृंखला किसकी है, तो वो कौन होंगे? धनराज भगत, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था? 1917 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लाहौर में जन्म हुआ था। इनका जन्म लाहौर में जन्म हुआ था, है ना। और ये हैं क्या विशेषता? प्रसिद्धि किस लिए है? तो धनराज भगत मूर्तिकार के लिए है, मूर्तिकार हैं, है ना। और ये विशेषता अपनी मूर्तियों में यांत्रिक पदार्थों का, जैसे कील हुआ, तार हुआ, पेंच हुआ, इन सब का प्रयोग करते हैं अपनी मूर्ति में, है ना। ये प्रश्न इसलिए इम्पॉर्टेंट बन सकता है कि इनकी एक विशेषता है कि अपनी मूर्तियों में इस तरह से यांत्रिक पदार्थों का प्रयोग करते रहते हैं, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा विमान सुंदरम, चारकोल पेपर पर वो इंजन ऑयल के धब्बे का एक पेपर तैयार करते हैं और उस पर उसी माध्यम से चित्रकारी करते रहते हैं। तो आएगा तो देखा जाएगा। तो ऐसे ही ये अपनी रचना में कील, तार, पेंच आदि का प्रयोग करते हैं। जैसे केजी सुब्रमण्यम है, वो अपने उलझे हुए तारों का प्रयोग करते हैं अपनी रचनाओं में। फिर माचिस की तीलियों का भी प्रयोग करते हैं। तो ये सब कलाकारों की अपनी एक विशेषता है, तो वो विशेषता खासकर एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो इनका भी पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए हम बहुत कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट है हम लोग यहीं तैयार कर लिया करेंगे। तो धनराज भगत 1917 लाहौर में इनका जन्म होता है। विशेषता ये प्रसिद्धि एक मूर्तिकार है, और ये दिल्ली शिल्पी चक्र के सचिव भी हैं। ये दिल्ली शिल्पी चक्र के क्या हैं? ये सचिव भी हैं। दिल्ली शिल्पी चक्र के ये क्या है? सचिव भी हैं। तो ये आपका एकदम डाटा क्लियर हो जाना चाहिए कि ये इनकी एक विशेषता है। और इनकी एक फेमस कृति और याद रखे रहिएगा। एक इनका तो पूछा गया था बांसुरी वादक, जो है नेट की परीक्षा में पूछा गया था पिछली बार, बांसुरी वादक। तो बांसुरी वादक कई लोगों ने बनाया है, जैसे सुधीर रंजन खास्की ने भी बनाया बांसुरी वादक, लेकिन इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बांसुरी वादक जो बेल्डेड कापर में बनाया था। इनका ऐसे सितार वादक है जो सीमेंट में बनाया था, सितार वादक, है ना। और इस तरह इनका एक और फेमस आर्ट वर्क पूछा जाता है, घोड़े की नालबंदी। घोड़े की नालबंदी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घोड़े की नालबंदी, घोड़े की नालबंदी, घोड़े की नालबंदी ये किस में है? प्रस्तर में है। प्रस्तर यानी पत्थर में बनाया है। हालांकि इन्होंने अपना ज़्यादातर ये किस माध्यम में बनाया है? ये
कास्ट माध्यम है, यानी लकड़ी माध्यम में इनको ज़्यादा जो है पसंदीदा माध्यम लकड़ी है। लेकिन इन्होंने मिक्स मीडिया मतलब कई माध्यमों में इन्होंने काम किया है। प्रस्तर में भी काम किया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी काम किया है, स्टील में भी काम किया है, लकड़ी में भी काम किया है ना। तो इस तरह से अभी इनका महाकाल भी इनकी एक बहुत फेमस रचना है। तो ना झोपड़ी इनका एक चित्र है, इनका चित्र झोपड़ी बहुत फेमस चित्र है। तो आ सकता है कि झोपड़ी किसका चित्र है, तो ये धनराज भगत का। ये चित्रकार और मूर्तकार दोनों हैं, लेकिन विशेषतया ये मूर्तकार ही है। अब आगे हम चलते हैं कि बंगाली लोक कला से क्वेश्चन नंबर 3, बंगाली लोक कला देखिएगा। एक प्रश्न क्या कह रहा है, बंगाली लोक कला से क्या है, प्रेरित है, बंगाली लोक कला से प्रेरित। तो बंगाली लोक कला से अगर हम कहें कि लोक कला से प्रेरित कौन चित्रकार है, तो तुरंत आपको याद आ गया होगा यामिनी राय। लोक कला से प्रभावित रहे हैं वो ज़्यादा। और बंगाल की कौन सी लोक कला, काली घाट शैली की जो लोक कला है, काली घाट जो कलकत्ता के काली माता के मंदिर के घाट पर जो बनने वाले चित्र थे, उनसे ये ज़्यादा प्रभावित थे। और उसका प्रभाव लिए हुए इन्होंने एक चित्र बनाया था, तीन पुजारिन इनका एक चित्र है जो लोक कला से वो प्रभावित रहा है, प्रेरित रहा है। उसका माध्यम पूछा है। तो चित्रकार कौन हो गए तीन पुजारिन के, तो तीन पुजारिन के चित्रकार हो गए यामिनी राय, है ना, यामिनी राय। और यामिनी राय, ये यामिनी राय हैं जिन्हें भारत का पिकासो के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्रवादी कलाकार भी कहा है। और एक हर्बोये मैशो, एक कला समीक्षक रहे हैं हर्बोये मैशो, जिन्होंने इन्हें भारत का मातिस भी कहा है। तो वो आएगा तो हम लोग देखेंगे, तब तक देखते जा रहे हैं। और इनका माध्यम क्या रहा है, तो हमेशा जानिए यामिनी राय ने ज़्यादातर किस माध्यम का प्रयोग किया है, टेम्परा माध्यम का। ये टेम्परा माध्यम में ही ज़्यादातर चित्र बनाए हैं। शुरुआत में इन्होंने तेल रंगों में चित्रण किया है ना, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी आधुनिक जो लोक कला से, जो अपनी भारत की जो कला थी, जो टेम्परा पद्धति थी, उसको इन्होंने अपनाया और उसी माध्यम में ज़्यादातर इन्होंने चित्र बनाया। क्योंकि इनके चित्र लोक कला से प्रभावित होते थे, इसलिए इनके चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग हुआ है। इसलिए कभी कभी प्रश्न आता है कि यामिनी राय के चित्र में कैसे रंगों का प्रयोग किया है, तो इन्होंने चटकीले रंग का प्रयोग किया है। आप चटकीले रंग का प्रयोग हुआ है। आप याद करिए, अगर पहाड़ी शैली में चलते हैं तो पहाड़ी शैली में एक बसोहली शैली है। बसोहली शैली, तो बसोहली शैली में किस रंग का ज़्यादा प्रयोग हुआ, चटकीले रंग का प्रयोग हुआ। क्यों, क्योंकि बसोहली शैली जो पहाड़ी शैली है वो लोक कला से उसका जन्म होता है, लोक कला से वो प्रेरित रहती है, इसलिए वहाँ भी चटकीले रंग का प्रयोग हुआ है। राजस्थानी शैली में आप देखेंगे कौन सी ऐसी शैली है जहाँ पर चटकीले रंग उसकी प्रमुख रंग योजना थी, तो वो है बूंदी शैली। बूंदी शैली में चटकीले रंग का प्रयोग किया गया है, वो चटकीली रंग योजना पर आधारित थी। ऐसे यामिनी राय का जो चित्र है वो चटकीले रंग का प्रभावित है। वैसे भारत के पिकासो कहे जाने वाले यामिनी राय हैं। अगर विकल्प में एम.एफ. हुसैन दिए हैं और यामिनी राय दिए हैं तो देगा तो नहीं, लेकिन हम पहली प्राथमिकता मकबूल फिदा हुसैन को ही देंगे, क्योंकि भारत के पिकासो, क्योंकि उनके 1971 में 1971 में महाभारत के 30 चित्रों की श्रृंखला ब्राज़ील के साओ पालो में उनके चित्रों के साथ उनकी क्या हुई थी, प्रदर्शनी हुई थी। और ये भारत के एकमात्र कलाकारों के चित्रों के साथ हुई है। तो एक माध्यम ये भी बन जाता है पहली प्राथमिकता का, है ना। और उसके बाद इनकी कुछ खास शैली थी हुसैन की, मोटी रेखाओं से घिरी हुई आकृति, यानी आकृति बनाते थे तो मोटी रेखाओं से, कुछ हद तक इनकी पिकासो से भी कुछ समानता हो जाती है। तो इस कारण से मकबूल फिदा हुसैन को पहली प्राथमिकता देंगे। हाँ, प्रश्न ऐसा पूछ सकता है कि प्रश्न ऐसा पूछ ले कि मकबूल फिदा हुसैन से पहले किसे भारत का पिकासो कहा जाता है, क्योंकि मकबूल फिदा हुसैन का जन्म कब हुआ था, 1915 को हुआ था। यामिनी राय का जन्म कब हुआ था, 1887 को हुआ था। तो इस कारण से मकबूल फिदा हुसैन से पहले, एम.एफ. हुसैन से पहले भारत का पिकासो किसे कहा जाता है, तब बन जाएगा प्रश्न यामिनी रंजन राय बन जाएगा। तो इस कारण से इनका एक ये प्रश्न ये तैयार हुआ और इसके साथ कई प्रश्न हम लोग तैयार कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखे रहिएगा। अब अगले प्रश्न पर आ जाइए। दो बहनें आया है, दो बहनों
दो बहनें चित्र का माध्यम क्या है? दो बहनें चित्र का माध्यम क्या है? पहली तो ये बात निकालिए, इस प्रश्न से ये निकालिए कि दो बहनें किसका चित्र है ना? तो दो बहनें किसका चित्र है? तो याद रखिए दो बहनें किसका चित्र है? तो राम कुमार का चित्र है। ये राम कुमार का ये चित्र है, दो बहनें। अभी ये तीन बहनें भी आएगा। तो दो बहनें, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में खूब बढ़िया से पूछते हैं जिसमें इसमें क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, है ना? तो ये एक दो क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाले रखे जाते हैं क्योंकि यहीं से मेरिट बनना है। तो दो बहनें, और ये प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम में, इसलिए संभावना प्रबल बन जाती है। तो दो बहनें चित्र किसका है? राम कुमार का है। अब पूछा है कि एक क्वेश्चन तो ये निकल के आया इस प्रश्न से, एक प्रश्न तो पूछा था माध्यम क्या है? तो माध्यम इसका क्या हो जाएगा? लिथोग्राफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिथोग्राफ हो जाएगा। ये लिथोग्राफ माध्यम में इन्होंने इसका बनाया था, है ना? और राम कुमार से, तो राम कुमार का अगर जन्म देखोगे तो राम कुमार का जन्म कब हुआ था? 1924 में, है ना? कहाँ पर हुआ था? शिमला में। एक ये दिमाग में बनाए रखिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट रहे हैं। और दूसरा 1924 में किसका जन्म हुआ था? उनका गोवा में जन्म हुआ था। तो FN सूजा का 1924 में जन्म हुआ था, है कि नहीं है? जो पैक ग्रुप के संस्थापक हैं 1924 में जिनका जन्म हुआ है। उसके बाद 1924 में एक लोगों का और जन्म हुआ है, कलपति गणपति सुब्रमण्यम, यानी KG सुब्रमण्यम। इनका जन्म कब हुआ है? इनका जन्म 1924 में कहाँ पर हुआ है? तो केरल में हुआ है। ये आपको दिमाग में लर्न कर लेना चाहिए। तीनों लोगों का जन्म हुआ, सूजा का गोवा में और सुब्रमण्यम का केरल में। सुब्रमण्यम की मृत्यु का डेट भी ईयर याद रखे रहिएगा। इनका 2016 में मृत्यु हुआ था। कहाँ हुआ था? बड़ोदरा में, गुजरात के बड़ोदरा में। ये भी प्रश्न पूछा गया। तो 1924 से तीन चीजें हमें क्लियर हुई। राम कुमार का जन्म 1924 में, सुब्रमण्यम का जन्म 1924 में, FN सूजा का जन्म 24 में, और कहां कहां पर हुआ ये आपको याद हुआ। दो बहनों के चित्रकार कौन है? राम कुमार। उनका माध्यम क्या है? दो बहनों का तो लिथोग्राफ है। और क्या बन सकता है राम कुमार? तो राम कुमार चित्रकार भी हैं, इसके साथ साथ वो लेखक भी हैं। और क्या लिखते हैं? वो कहानी लिखते हैं, साहित्य उपन्यास भी वो लिखे हैं। जैसे उनके कुछ उपन्यास हैं, हुस्ना बीबी, सिंगना समुद्र है, झींगरों के स्वर है, एक चेहरा है। ये सब राम कुमार के, ये सब परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ये हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं इसके साथ साथ, जिससे दिमाग में बना रहे। हम लोग पढ़ते रहेंगे और रिवीजन भी करते रहेंगे, यही मुख्य ध्येय है। बहुत ज़्यादा हम क्वेश्चनों को नहीं लेकर आ रहे हैं, पढ़ना भी होगा नए क्वेश्चनों को, और उसके साथ रिवीजन भी होता रहेगा, तो वो ज़्यादा है। अब भारत में अगर कहा जाए अमूर्त चित्रकला की शुरुआत किसने की? यानी फिगर आर्ट से अबस्ट्रैक्ट आर्ट, यानी आकृति मूलक से लेकर हम कहां कर चले जाएंगे? अमूर्त कला की ओर चले जाने वाले वो पहले चित्रकार कौन थे? तो राम कुमार। यानी भारत में अमूर्त चित्रकला की शुरुआत किसने की है? राम कुमार ने। अगर यहीं पर प्रश्न आ जाए भारत में तंत्र कला की शुरुआत किसने की, यानी चित्रकला में तांत्रिक प्रभाव लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो 1911 में जन्मे, तमिलनाडु में वो जन्मे थे, KCS पनिक्कर, जिन्होंने चोल मंडलम की स्थापना की थी। उन्होंने भारत में तंत्र कला की शुरुआत की थी। ऐसे प्रश्न बनता है कि भारत में नवतांत्रिक कला की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में नवतांत्रिक कला की शुरुआत 1929 में, यानी 1929 में जन्मे JR संतोष, यानी गुलाम रसूल संतोष को, जिनका जन्म कश्मीर में हुआ था, भारत में नवतांत्रिक कला के जन्मदाता वो माने जाते हैं। तो इस तरह से हमारा क्लियर हो जाएगा। अब आ जाइए तीन बहनें हैं। तीन बहनों, प्रश्न है कि तीन बहनें किसने चित्रित किया? तो आपको तीन बहनें किसने चित्रित किया तो तुरंत आ जाना चाहिए। ये तो टोटल आपको मालूम ही होगा, अमृता शेरगिल, पूर्णतः आपको मालूम होगा। ये तो कोई सोच, तो दो बहनें और तीन बहनें, ये दिमाग में बैठाए रहिए। ये अमृता शेरगिल ने इसका चित्रण किया था। और इसका माध्यम क्या होगा? तो अमृता शेरगिल ने जो भी चित्र बनाए हैं अधिकतर तेल रंग में बनाए हैं। और आपको ये बात याद ही होगा या विशेषता कि हमने एक प्रश्न इससे पिछली वीडियो में कराया था कि भारतीय कला को पश्चिमी कला की ओर मोड़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हमने बताया था राजा रवि वर्मा। कारण क्या था कि जो टेम्परा चली थी वो तेल रंग में शुरुआत कर दिए थे राजा रवि वर्मा। और एक प्रश्न ऐसे ही बनता है कि किसने
जो क्या किया कि यूरोपीय तकनीक के आधार पर भारतीय विषयों का चित्रण किया है। यानी तकनीक तो यूरोपीय है और जो चित्रण किया जा रहा है उनका विषय भारतीय है। तो ऐसे में दो कलाकार आएंगे, एक राजा रवि वर्मा आएंगे और एक अमृता शेरगिल आएंगे। दोनों के लिए ये प्रश्न बनता है कि यूरोपीय तकनीक के आधार पर भारतीय विषयों का चित्रण किसने किया। तो विकल्प में तो दोनों देंगे नहीं। अगर विकल्प में दोनों देंगे कि राजा रवि वर्मा भी दे दें और अमृता शेरगिल भी दे देंगे, तो आपको याद होगा सर्वप्रथम तैल रंग का भारत में लाने का श्रेय या तैल रंग से चित्रण करने की शुरुआत सर्वप्रथम भारत में किसने की थी। तो राजा रवि वर्मा ने। और उनका विषय तो पौराणिक ही रहा है, शकुंतला रहा है, रामायण के विषय लिए, महाभारत के लिए, तो तमाम पौराणिक आख्यानों के लिए। तो सबसे पहली प्राथमिकता ऐसे प्रश्न पर हम किसे देंगे, राजा रवि वर्मा को। तो फिलहाल ये प्रश्न हुआ कि तीन बहन किसने चित्रण किया, अमृता शेरगिल ने। अमृता शेरगिल का जन्म कब हुआ था, 1913 में हुआ था। और 1913 में कहाँ पर हुआ था, ये हंगरी में हुआ था। हंगरी में हुआ था। और हंगरी की राजधानी क्या है, हंगरी तो एक देश है, उसकी राजधानी बुडापेस्ट है। तो बुडापेस्ट में हुआ था। अब बुडापेस्ट में कोई एक घर होगा उस राजधानी में, वहाँ पर हुआ होगा। लेकिन आपको ये दिमाग में बना रही है, हंगरी भी बना रहे, बुडापेस्ट भी बना रहे। और मृत्यु 1941 में लाहौर में हुई थी, है ना। और हमने एक प्रश्न आपसे करवाया था कि 1941 में एक और लोगों की मृत्यु हुई है, जरा याद करिए। 1941 में जहां अमृता शेरगिल की मृत्यु हुई है, वहीं 1941 में एक लोग और मरे थे, यानी देहांत हुआ था, देह को छोड़े थे। वो कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। उनकी भी मृत्यु 1941 में हुई थी, जिनका जन्म 1861 में हुआ था। और जन्म जब हुआ था उनका, तो ई.बी. हैबल का भी जन्म हुआ था 1861 में। और मृत्यु जब अमृता शेरगिल की 1941 में हुई, तो वो डेट भी, वो ईयर भी दो लोगों के लिए हुआ, क्योंकि 1941 में दो लोग मरे थे, यानी मृत्यु हुई थी। वो कौन कौन थे, अमृता शेरगिल और रविंद्रनाथ टैगोर। ये आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। इसके अलावा ढेर सारी बात इनके बारे में। इनकी शिक्षा पेरिस में हुई थी और पेरिस में इनके गुरु कौन थे, लूसिया सिमोन इनके गुरु थे। तो इस तरह से हमारा एकदम क्या हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। एक साथ हम लोग कई क्वेश्चनों को लेकर चल रहे हैं। क्वेश्चन एक करेंगे और उससे संबंधित चीजों को हम और जानेंगे और पिछली चीजों को भी रिवीजन करते रहेंगे। अगर रिवीजन की श्रृंखला में है तो आके हम थोड़ा सा एक पॉइंट और रिवीजन कर लेते हैं थोड़े देर के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट में। जो हम लोग पिछले 2 ग्रुपों की चर्चा की गई थी, याद होगा कि हम लोग कलकत्ता ग्रुप की भी चर्चा किए थे और हम लोग किसकी ग्रुप की चर्चा किए गए थे, पैक ग्रुप की किए थे। पैक ग्रुप यानी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट जो है ग्रुप है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन की बात अलग हो जाएगी। तो पैग होगा प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की बात होगी, यानी प्रगतिशील कलाकारों का संघ। अब हम लोग थोड़ा सा उसको रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे होंगे ये पीछे भूल भी गए होंगे। जो पुराने बच्चे हैं, जो एकदम बिल्कुल पुराइट हैं, उनकी तो बात ही निराली है। बाकी जो है, अगर हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कलकत्ता और पैग, ये क्योंकि ये जरूरी है, ये रिवीजन बना रहना चाहिए। आगे बढ़ते रहें और पीछे भूलते रहें तो ये समझदारी नहीं। यानी परीक्षा में पक्का है कि हम लोग बाहर हो जाएंगे हर हाल में, आगे भी पढ़ते रहेंगे। जैसे अब हम लोग 10 यूट्यूब चैनल देखते होंगे और सब जगह प्रैक्टिस सेट चल रहा होगा, क्वेश्चन आंसर चल रहा होगा, उसी में बहुत से लड़के एकदम घौच पौच हो जाते हैं। तो ठीक है, सबका चलिए, सबका देखिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, तैयारी तो सब जगह से करनी है। लेकिन हम यहाँ पर ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको वो रिवीजन वाली व्यवस्था बरकरार रखी जाए। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी, 1943 में। पैक ग्रुप की स्थापना कब हुई थी, 1947 में। इसके संस्थापक कौन थे, प्रदोष दास गुप्ता थे। किसके, कलकत्ता ग्रुप के संस्थापक प्रदोष दास गुप्ता थे। इसके पैक ग्रुप के संस्थापक कौन थे, फ्रांसिस न्यूटन सूजा थे। पूरा नाम फ्रांसिस न्यूटन सूजा। इसमें डाउट क्या हो सकता है, अगर प्रदोष दास गुप्ता नहीं देते हैं तो हम दूसरा माध्यम क्या लगाएंगे, निरोध मजूमदार। दूसरी प्राथमिकता हम किसको देंगे, निरोध मजूमदार को। इसमें हमने क्या डाउट बताया था कि अगर 1947 ना दिया हो, 1948 दिया हो, तो हम इसको भी सही मान लेंगे। लेकिन अगर दोनों दिया है तो प्राथमिकता इसमें 1947 को देंगे। ऐसे यहाँ भी अगर दोनों दिया है तो प्राथमिकता हम प्रदोष दास गुप्ता को देंगे। अगर नहीं है प्रदोष दास गुप्ता तो निरोध मजूमदार को प्राथमिकता देंगे। अगर 1947 नहीं है विकल्प में तो 1948 को प्राथमिकता देंगे। बिल्कुल क्लियर ना। कलकत्ता ग्रुप में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 8।
पैक ग्रुप में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 6, है ना? क्लियर हो रहा है पूरा एकदम। अब इनके सदस्य कौन कौन से थे? जो मेन है, प्रदोष दास गुप्ता तो थे ही थे इनके सदस्य। इनके बाद इनकी पत्नी कमला दास गुप्ता थी और ये दोनों मूर्तिकार थे, पति और पत्नी दोनों मूर्तिकार थे। निरोध मजूमदार थे ही, जो भारत में नवतांत्रिक कला के ऊपर पहली प्रदर्शनी लगाए। इसके बाद जो अगले आते हैं गोपाल घोष आते हैं। गोपाल घोष जो भारत में लैंड स्केप के जन्मदाता अगर माने जाते हैं, यानी भूदृश्य चित्रण के जन्मदाता जो माने गए वो गोपाल घोष माने गए। उसके बाद कौन आते हैं? पारितोष सेन आते हैं। पारितोष सेन के बाद पारितोष सेन आपके आते हैं जिनका एक चित्र बहुत पूछा जाता है, आफ्टर द साइक्लोन। आफ्टर द साइक्लोन ये चित्र इनका बहुत पूछा गया है पारितोष सेन का। उसके बाद कलकत्ता ग्रुप में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के कलाकार कौन थे? रथिन मित्रा थे। रथिन मित्रा थे, ये हो गए। उसके बाद एक और कलाकार हैं जो भारत में अति यथार्थवाद, हाइपर रियलिज्म यानी अति यथार्थवाद, जो पाश्चात्य सभ्यवाद में हम लोग पढ़ा जाएगा, सल्वाडोर डाली जिसके प्रमुख कलाकार थे, वो अति यथार्थवाद को लाने का श्रेय भारत में हेमंत मिश्र को जाता है। ये भी कलकत्ता ग्रुप के ये सदस्य। उसके बाद सुबोध टैगोर थे। क्या थे? सुबोध टैगोर, ये भी इसके सदस्य थे। तो इस तरह से ये कलकत्ता ग्रुप के सदस्य हो जाएंगे। एफ.एन. सूजा थे इसके सदस्यों में आप देखोगे। उसके बाद के.एच. आरा यानी पूरा नाम कृष्ण हौला जी आरा, जिनका उपनाम किशन था। उसके बाद एस.एच. रजा जिनका पूरा नाम सैयद हैदर रजा है। उसके बाद कौन आ जाएंगे? एम.एफ. हुसैन जिनका पूरा नाम मकबूल खुदा हुसैन है। तो याद रखिए कि एफ.एन. सूजा संस्थापक हैं। घोषणा पत्र इन्होंने लिखा, कैटलॉग तैयार की, और कैटलॉग इन्होंने केवल 2 प्रदर्शनी की, पहली प्रदर्शनी और दूसरी प्रदर्शनी का कैटलॉग तैयार किया। तीसरी प्रदर्शनी का कैटलॉग कृष्ण खन्ना ने तैयार किया था। उसके बाद ये के.एच. आरा जो जनसंपर्क अधिकारी हैं, एस.एच. रजा जो चित्र संग्रह करता है, एम.एफ. हुसैन जो पैक ग्रुप के लोकप्रिय कलाकार और सर्वाधिक विवादित कलाकार भी ये है। इसके अलावा क्या है? एच.ए. गाडे है, हरि अंबादास गाडे, ये क्या है? पैक ग्रुप के ये क्या है? कोषा अध्यक्ष हैं। सदानंद बाकरे ये क्या है? ये पैक ग्रुप के मूर्तिकार है सदानंद बाकरे। इसके अलावा पैक ग्रुप के जीवित कलाकार आके ये बाद में जुड़ते हैं, कृष्ण खन्ना है। उसके बाद पैक ग्रुप का वो कलाकार जिसके चित्र जलती हुई झाड़ियों की तरह, यानी उनके चित्र देखते तो ऐसे कोई झाड़ी जल रही हो ऐसे दिखते हैं उनके चित्र, तो वो कौन है? अकबर पदमसी हैं। अकबर पदमसी है। तो ये हो गए पैक ग्रुप का, ये आपका कलाकार के सदस्य, पैक ग्रुप के ये सदस्य हो गए, ये सदस्य हो गए, ये जान लिया। अब थोड़ा सा प्रदर्शनी का रिवीजन कर लेते हैं कि इनकी प्रदर्शनी का क्या हाल रहा है, कैसे कैसे, बस वो ज़्यादा 1 मिनट में भी आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। पैक ग्रुप के आपकी जो कलकत्ता ग्रुप था, कलकत्ता ग्रुप और पैक ग्रुप, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना 1943 में होती है, ये स्थापना हो जाती है, और इसकी प्रदर्शनी 1944 में, 1944, 1945, 1950 3 प्रदर्शनी हम लिखते हैं। स्थापना कलकत्ता में हुई, लेकिन सारी प्रदर्शनियां इनकी कलकत्ता ग्रुप की मुंबई में होगी। और पैक ग्रुप की स्थापना जिसकी 1947 में फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने की थी, इसकी पहली प्रदर्शनी कब होती है? 7 जुलाई 1949 को होती है। पहली प्रदर्शनी कब होती है? 7 जुलाई 1949 को। दूसरी प्रदर्शनी कब होती है? 1950 को। तीसरी प्रदर्शनी कब होती है? 1952 की। तो पैक ग्रुप की दूसरी प्रदर्शनी और कलकत्ता ग्रुप की तीसरी प्रदर्शनी, ये क्या होती है? संयुक्त प्रदर्शनी होती है। क्या होती है? संयुक्त प्रदर्शनी होती है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद कलकत्ता ग्रुप की जो पहली प्रदर्शनी है 1944, ये किसके सहयोग से हुआ था? तो ये श्रीमती के.सी. के सहयोग से ये प्रदर्शनी आयोजित की गई थी, कलकत्ता ग्रुप की पहली प्रदर्शनी। अब पैक ग्रुप की जो पहली प्रदर्शनी 7 जुलाई 1949 मुंबई के आर्ट सोसाइटी यानी बम्बई आर्ट सोसाइटी के सैलून में हुई थी। तो ये इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन एक इंग्लिश राइटर, कला समीक्षक मुल्कराज आनंद थे, जिनकी पुस्तक है अनटचेबल और कुली। मुल्कराज आनंद ये थे 1950 को ये। और पहली और द्वितीय प्रदर्शनी का कैटलॉग
जो है फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने तैयार किया था, और 1952 का कैटलॉग जो पैक ग्रुप का था वो कृष्ण खन्ना ने तैयार किया था। तो ये आपका रिवीजन भी हो जाएगा कम समय में। अब इतने समय में आपको मान के चलिए कि 60 से 70 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है ना। अब उसी को हम अगर क्वेश्चन के रूप में बनाते फिर लिखते तो एक लंबा समय होता, और इस तरह हमारा जल्दी से तैयार भी हो जाता है, सुन के भी तैयार जल्दी से होगा। इसलिए हमने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डालने की कोशिश की। तो अब हम नेक्स्ट टर्म में फिर से कुछ क्वेश्चनों को लेकर आएंगे, और रिवीजन की ये श्रृंखला हम लोग अपने आप ऐसे चलाते रहेंगे। जो कुछ भी थोड़ा बहुत तो आएगा ही आएगा, अगर कोशिश करेंगे तो पूरा आएगा। मेहनत आपकी है, और बाकी हम लोग तो अपना जैसा भी है प्रस्तुत किया जाएगा। तो तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।